नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री में 2011 से लेकर 2022 के दौरान जो इंडियन पॉलिटी से प्रश्न पूछे गए उनको। इस टॉपिक का ये मेरा 5वां लेक्चर है। इस टॉपिक के 4 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको यूपी पीसीएस प्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और प्रश्नों पे आऊँ उससे पहले एक बार फिर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि डिकोड एग्जाम की ओर से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें आपको कुल 34 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें से 14 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज होते हैं। इसके अलावा 10 टेस्ट आपका फुल टेस्ट होता है, जिसमें प्रॉपर 150 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 5 टेस्ट करेंट अफेयर्स के। हम सभी जानते हैं कि करेंट अफेयर्स का वेटेज बहुत बढ़ चुका है और ऐसे में करेंट अफेयर्स के सेपरेट 5 टेस्ट दिए जा रहे हैं। बाकी जो फुल टेस्ट हैं उसमें हर टेस्ट में 30 से लेकर 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सेकेंड पेपर है CSET, उसके 5 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो 9506742546 पर यूपी पीसीएस 2023 टेस्ट लिख करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो चलिए अब देर न करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2011 से प्रारंभ करके 2018 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब 2019 के प्रश्नों को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब 155वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। इसे हम पढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यही है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना, जहां पर भी संविधान के निर्वचन में समस्या होगी वहां मार्गदर्शन का काम संविधान की प्रस्तावना करेगी। लेकिन इसका जो विधिक स्वरूप है, इसका जो लीगल नेचर है, वो ये है कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये लागू नहीं की जा सकती। तो बी हमारा उत्तर है 155 का। अब हम देख लें प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथनों को, जो कि बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला कथन है KM मुंशी का। इन्होंने कहा है कि राजनीतिक जन्मपत्री है प्रस्तावना, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की ये क्या है? जन्म कुंडली है। सुभाष कश्यप ने क्या कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। सर अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये बहुत बार ये कोटेशन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इसको पढ़ करके NA पालकीवाला ने क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी नोट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ?
केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान हमें डीपीएसपी में भी देखने को मिलते हैं और मूल कर्तव्य में भी देखने को मिलते हैं। तो डीपीएसपी में अनुच्छेद 48A इसके बारे में बात करता है और मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51AG इसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो क्या कहता है अनुच्छेद 48 खंड ए, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ये पहले से नहीं था मूल संविधान में। इसके अलावा अनुच्छेद 51AG मौलिक कर्तव्य, तो प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा तथा संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। और ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 से आया है, पूरा मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगला 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 43A। तो अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। 157 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। तो आइए देख लें हम कि जो डीपीएसपी संविधान संशोधन करके बढ़ाए गए हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उन्हीं की लिस्ट हम एक बार देखेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 39A इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। क्या है इसमें? तो समान न्याय एवं गरीबों के लिए निःशुल्क न्यायिक सहायता। दूसरा अनुच्छेद 43A जिसके बारे में प्रश्न था, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। यानी 3 डीपीएसपी को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसकी लिस्टिंग आपके सामने है। एक डीपीएसपी अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का उन्नयन, इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो संशोधन के माध्यम से डीपीएसपी बढ़ाए गए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है, यह सही है। पूरे संविधान में अल्पसंख्यक इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो बिल्कुल संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो ऐसे में ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। 158 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आइए देखें। तो देखिए, अनुच्छेद 29 बात करता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है, और वहीं इस अधिकार के प्रयोग के लिए अनुच्छेद 30(1) शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार देता है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा है अनुच्छेद 30 खंड 1 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार, तो यहाँ दो ही टर्म का प्रयोग किया गया है, एक धर्म और एक भाषा। और यहाँ देखें, अल्पसंख्यक ये शब्द संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हिंदू तो हमें बहुसंख्यक दिखते हैं, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें, पंजाब में देखें, नागालैंड में देखें, मेघालय में देखें, मिजोरम में देखें, अरुणाचल प्रदेश में देखें, लक्षद्वीप में देखें, तो यहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यूपी पीसीएस प्री 2019 का सबसे कठिन प्रश्न ये था। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा, बाई व्हाट अथॉरिटी। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यही प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड नहीं होगा, बल्कि रीट ऑफ प्रोहिबिशन होगा। तो यही सही सुमेलित नहीं है, सी हमारा उत्तर है। अगला, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, एच जे लास्की और केसी वियर।
तो देखिए भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यानी क्वाजी फेडरल स्टेट है भारत, ये केसी हेयर ने कहा। तो 160 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए हम देख लें कि भारत के शासन प्रणाली का जो स्वरूप है उसके बारे में क्या क्या कहा गया। तो केसी हेयर या केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय क्वाजी फेडरल है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, इसे कहा सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो है तो ये संघ लेकिन एकात्मक रूप लिए हुए या सशक्त केंद्र के साथ। प्रोफेसर पायली के अनुसार भारत का ढांचा संघात्मक है किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। यह सबसे अच्छा कथन प्रोफेसर पायली का है कि भारत का ढांचा तो है संघात्मक किंतु उसकी आत्मा क्या है, उसकी आत्मा है एकात्मक। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा कि हम फेडरेशन के किसी क्लासिक उदाहरण के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो केवल राज्यों की स्थिति को इसलिए बना रहे हैं कि प्रशासन चलाने में सुविधा हो। और इसीलिए यूनियन इस शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया, फेडरेशन इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में कौन सा सही है। अब देखिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल से प्रश्न पूछा गया है ना, कि आपको पता है क्या कि अनुच्छेद 162 में क्या लिखा है। इस तरह के प्रश्न पीछे हम देख रहे हैं, पिछले वर्षों में तो नहीं दिख रहे थे। ठीक है, कुछ फेमस आर्टिकल्स थे, उनसे प्रश्न तो बार बार पूछे ही जाते रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इनफेमस है, लेकिन इससे भी प्रश्न पूछा गया है। तो क्या है, ठीक है, क्या हेडिंग है 162 का, अनुच्छेद 162 में क्या प्रावधान है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, यही हेडिंग है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 161 का हमारा उत्तर है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। 1975, 1977, 1976, 1981। तो ये किया गया 1976 में। तो जो CAG एक्ट था 1971 का, उसमें संशोधन करके 1976 में ये किया गया कि अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और इसके लिए कहा जाता है कि अमेरिका की तरह जो भारत का संघ है वो किसी राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो भारत को तोड़ने की बात करने पर, वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा कि आप भारत को टुकड़ों में तोड़ना चाहे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो नहीं मिलेगी। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। असल में केवल एक ए, यही हमारा उत्तर है। 163 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 1977 में अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल यह 1977 में अस्तित्व में आया, क्योंकि इससे पहले 1977 से पहले प्रधानमंत्री सचिवालय इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मोरारजी देसाई की जो सरकार थी जनता पार्टी की, उस समय जब प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, तो PMO इस शब्द का प्रचलन हुआ। इसके अलावा इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है, बल्कि इसका प्रधान प्रमुख सचिव होता है प्रधानमंत्री का। तो ऐसे में एक केवल सही है और केवल एक, यानी सी हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?
अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत होगा, और प्रस्तुत होने से पहले हमेशा भारत के राष्ट्रपति से वो स्वीकृति प्राप्त करेगा, उसके बाद ही वो प्रस्तुत होगा। ठीक है। और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक कैसे पारित होगा, इसकी पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो कुल 4 घटनाएं दी गई हैं। पहला, महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा, भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा, जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। और चौथा, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो अब देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक ही प्रश्न में 4 अलग अलग फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, और ये भी कुछ इस तरह के फैक्ट्स नहीं है जो इन जनरल लोगों को याद रहे। ठीक है। तो इस तरह से अब प्रश्नों का नेचर बदल रहा है पूछे जाने का। एक ही प्रश्न में कई सारे फैक्ट्स, और ज्यादा पॉपुलर फैक्ट्स ये नहीं है। चलिए, तो पहला घटनाक्रम इसमें से रहा महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर। विलय पत्र का मतलब कि भारत में हम विलय करना चाहते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान समर्थित कबीलाई अब कश्मीर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। ठीक है। तो फिर भारत ने सेना भेजी, भारत का संविधान लागू हुआ। तो हम सब जानते हैं 26 जनवरी 1947। इसके पश्चात जम्मू कश्मीर की प्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। यह हुआ 17 नवंबर 1956 को। तो जो संविधान सभा थे उसने पक्का कर दिया कि भारत में विलय को अनुमोदित कर दिया। ठीक है। जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू होना, तो ये हुआ 26 जनवरी 1957 को। तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य का संविधान लागू हो गया। तो ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी 1 सबसे पहले होगा, 1 के बाद 2 होगा, तो 1 के बाद 2 है सी में, उसके बाद 3 होगा, और उसके बाद 4 होगा। यानी ये पूरा का पूरा कालानुक्रम में व्यवस्थित है पहले से ही। तो 166 का उत्तर होगा हमारा सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय, जनगणना संघ सूची का विषय, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, और दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो देखिए, राज्यसभा में जो सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है वो असल में 4थी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है, न कि दूसरी अनुसूची में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला, तो अभिकथन ए, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। तो देखिए, एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है। यहां पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है अनन्य अधिकारिता। तो केंद्रीय कानूनों के संवैधानिक वैधता के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी की अधिकारिता है। इसके अगर हम केवल एक्सक्लूसिव राइट्स की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो राज्य और केंद्र के मध्य विवाद, 2 राज्यों के मध्य विवाद, एक तरफ कई राज्य, दूसरी तरफ केंद्र और कई राज्य, ऐसे इस तरह के विवाद में एक्सक्लूसिव है, केवल सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। तो ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, तो बिल्कुल सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का
संरक्षक है। तो ऐसे में ए गलत है, आर सही है। तो ए गलत है परंतु आर सही है, यानी 168 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 3 कथन है। पहला, 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो नहीं, 1/3, 50% नहीं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं होते हैं, बल्कि जो पंचायत सूची होती है, जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें जिसका नाम होता है वो होता है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो बिल्कुल ये सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी तो ग्राम पंचायत होगी। उसके बाद कहीं उसको पंचायत कहते हैं या कहीं ब्लॉक पंचायत कहते हैं, और उसके बाद जिला पंचायत होगी। ठीक है, ब्लॉक यानी क्षेत्र पंचायत। तो 3, केवल 3 सही है। अब यहां मैं ये आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, इसके कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद क्या है ये निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। तो केवल 3, डी हमारा उत्तर है। अगला, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ए 26 जनवरी, बी 2 अक्टूबर, सी 21 अप्रैल और डी 24 अप्रैल को। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसने कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। तो 170 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 22, 24, 29, 32। अब ये देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, और आप ये भी देखते चलिए प्रत्येक वर्ष के साथ कि कितने प्रश्न पंचायती राज से आ रहे हैं। तो अगर आपका पंचायती राज ठीक है और भाग्य भी ठीक है, तो हो सकता है अगर आपने अच्छे से तैयार किया हो तो 4 प्रश्न भी आपको केवल पॉलिटी से देखने को मिल जाएंगे, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो 3 प्रश्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 5 भी मिल सकते हैं। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो 11वीं अनुसूची संविधान की पंचायतों से जुड़ी हुई है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से जुड़ी हुई है, और उसमें कितने विषय हैं? तो 18, और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी नागालैंड और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए केवल अनुसूची से और केवल 1 वर्ष के एग्जाम में 2 प्रश्न रिपीट हो गए। एक, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, हमने प्रश्न देखा पीछे, और अब देखिए फिर से सूची से प्रश्न आ गया। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा में, असम में, मिजोरम में, मेघालय में। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4थी अनुसूची क्या है इसमें? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। 7वीं अनुसूची तो वो लिस्ट्स की बात की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई, ठीक है, और 9वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2019 के सारे प्रश्न समाप्त हुए, अब 2020 के प्रश्नों को हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न आ चुका है पंचायती राज से ही। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 और भाग 4A। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो 173 का जो हमारा उत्तर है वो है ए।
भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो पहला तल तो केंद्र की सरकार है, दूसरा तल राज्य की सरकार है, तीसरे तल का मतलब पंचायत और नगर पालिकाओं की बात हो रही है। 1990, 1991, 1992, 1993 तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को जोड़ा गया 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे जुड़े हुए प्रावधानों का उल्लेख संविधान में किया गया। तो सी हमारा उत्तर है। अब यहाँ पे आइए देख ले थोड़ा। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ? तो पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। अब जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो अभी प्रश्न था संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है पंचायतें, और जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक कुल 16 अनुच्छेद हैं, जिनमें पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व आदि से संबंधित प्रावधान किए गए। इसी अधिनियम के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें पंचायतों के कार्यप्रणाली के 29 विषय विस्तार से दिए गए हैं। यह भी पूछा गया, कई बार प्रश्न है। इसके अलावा नगरीय स्थानीय स्वशासन, तो इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसका शीर्षक है नगर पालिकाएं। तो इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 243P से 243ZG तक दिए गए हैं, और इसी संशोधन के माध्यम से संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें नगर पालिकाओं के कार्य प्रणाली के 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो पंचायतों को 29 और नगर पालिकाओं को 18 विषय दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए, इसमें से सही सुमेलित नहीं है संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315। असल में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों की बात अनुच्छेद 315 में की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4A, राज्य भाग 6, भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो देखिए, भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में, और अनुच्छेद 76 भाग है 5 में। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। अगला, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड क्वासी फेडरल। इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विथ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो दोनों ए और आर सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये दोनों दो स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं है। तो बी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज जो कि तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाने का कार्य किया। 178 का उत्तर है हमारा सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्यों का प्रवेश। तो देखिए, नए राज्यों का प्रवेश, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 से ये संबंधित नहीं है। तो ए 179 का हमारा उत्तर है डी। आइए देख ले। तो देखिए, अनुच्छेद 1 ये तो नाम को स्पष्ट करता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा।
तो शासन की प्रणाली क्या होगी, तो संघीय होगी, ये भी स्पष्ट करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 2 क्या कहता है, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित यह शक्ति किसके पास होगी, तो संसद के पास होगी। चलिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, अब बताइए कितना आसान प्रश्न। अनुच्छेद 310 4 से 11 निश्चित रूप से सी, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो यही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 50 में ये उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण होगा। अनुच्छेद 48 बात करता है कृषि और पशुपालन के संगठन की, ठीक है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। अगला, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो इतना बड़ा पद है तो निश्चित रूप से संसद ही हटा सकती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल संसद। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो देखिए संसद की भूमिका है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, ठीक है। तो 182 का जो हमारा उत्तर है वो है 3, तो यहाँ कूट में केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, तो केवल 3, ठीक है। डी हमारा उत्तर है, 182 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, लोकलेखा, प्राक्कलन, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति, ठीक है, बी हमारा उत्तर है। आइए देखें प्राक्कलन समिति को। तो देखिए इस समिति का गठन किया गया तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में। संसद की जो अस्थायी समितियां हैं, संसद में 2 तरह की समितियां होती हैं, तदर्थ और अस्थायी। तो अस्थायी जो समितियां हैं उसमें सबसे बड़ी यही है, इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और इसके सभी सदस्य लोकसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व से आते हैं। 1 वर्ष इनका कार्यकाल है, तो सारे सदस्य लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। बहुत सारी संसदीय समितियां हैं जिसमें लोकसभा के भी मेंबर होते हैं और राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जो परंपरा के अनुसार सत्ताधारी दल का सदस्य होता है। यह एक वित्तीय समिति है जिसका प्रमुख वार्षिक अनुदानों की जांच करना, अतिरिक्त व पूरक अनुदानों पर चर्चा करना आदि है। चूंकि यह समिति सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है, अतः इसे अस्थायी मित व्यय समिति, कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत के महान्यायवादी से जुड़ा हुआ जो भी प्रावधान है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि महान्यायवादी और सीएजी इन सब से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, तो बिल्कुल। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है और राष्ट्रपति जो निर्धारित करते हैं, तो संसद नहीं निर्धारित करती है इनके पारिश्रमिक, ठीक है। तो केवल एक सही है, तो ए हमारा उत्तर है, केवल एक सही है, 184 का ए। अगला, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। अब देखिए संयुक्त बैठक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखिए पीछे भी इसी तरह से कितने प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर होने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। सामान्य विधेयक पर, धन विधेयक पर, संवैधानिक संशोधन विधेयक पर, विनियोग विधेयक पर। संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती है, केवल
सामान्य विधेयक पर ही ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। तो ए हमारा उत्तर है, सामान्य विधेयक पर ही ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है और इसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। ज्वाइंट सिटिंग हमेशा राष्ट्रपति बुलाते हैं, अध्यक्षता हमेशा इसकी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में अनुच्छेद है और सूची 2 में प्रावधान है। तो अनुच्छेद 61, 67, 94, 90। तो अनुच्छेद 61 प्रावधान करता है राष्ट्रपति के महाभियोग की। तो ए का जो हमारा उत्तर है वो है 2, और 2 हमें कहां दिख रहा है? ए में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है। अनुच्छेद 67 बी बात करता है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो 67 का यानी बी का 3, और बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? केवल और केवल सी में दिख रहा है, और ऐसे में 186 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। केवल एक फैक्ट से ये प्रश्न हल हो गया। अगला, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कुल 12। तो हम जानते हैं 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या होगी वो कुल विधानसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम 12 होगी। ठीक है, 12 से कम नहीं हो सकती है। तो 15% और 12 से कम, यही मामला संघ में भी है कि 15% ही होगा। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 276। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है और इसलिए इसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। तो किसी भी अनुच्छेद में केंद्रीय सतर्कता आयोग का उल्लेख नहीं किया गया है। तो के संथानम की अध्यक्षता वाली जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति बनाई गई थी, उसी के सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से इसे सांविधिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो विशेष स्थिति 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दी गई थी। 371 के तहत बहुत सारे राज्यों को विशेष स्थिति का दर्जा दिया गया है। अब पूछा जा रहा है कि 371 जे किससे जुड़ा हुआ? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात और लद्दाख। तो हैदराबाद और कर्नाटक, यही बी हमारा उत्तर है। 189 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। देखिए कितना रिपीटेड प्रश्न है। गोलकनाथ, केशवानंद भारती, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह। तो निश्चित रूप से केशवानंद भारतीवाद 1973 में संविधान के आधारभूत ढांचे को स्पष्ट किया गया। अगला, पंचायतों के लिए कराए जाने वाली सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसके हाथ में? राज्यपाल, जिला पंचायत राज अधिकारी, भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग। तो निश्चित रूप से राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत चुनाव होते हैं उनका संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण सब करता है। डी हमारा उत्तर है। तो इस प्रकार से 2019 और 2020 के प्रश्नों को हमने देखा जो यूपी पीसीएस प्री में इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।